Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 5th July 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. In this video we'll talk about Alluri Sitarama Raju. Then we'll discuss the functioning of National Investigation Agency. Then we'll also cover the famous Nalsa case with respect to the rights of transgenders. Then from health point of view, we're going to talk about Anthrax. And lastly, we'll discuss what is Operation Narcos. So let's begin with it. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल एक सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी के बारे में है. इट इज़ अबाउट अलूरी सीतारामा राजू. अलूरी सीतारामा राजू जो कि एक रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर रहे हैं. 4 जुलाई को इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी थी, जिसे मार्क करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन लॉन्च किया है, जिसके अंदर अलूरी सीतारामा राजू की जो कंट्रीब्यूशंस हैं उन्हें रिमेंबर किया जाएगा. इस न्यूज़ आर्टिकल में हम अलूरी सीतारामा राजू के बारे में और जानेंगे. विल अंडरस्टैंड कि उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं. सो अलूरी सीतारामा राजू, ही इज़ एन इंडियन रेवोल्यूशनरी एंड ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान अलूरी सीतारामा राजू ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक आर्म्ड कैंपेन वेज किया था. ही वॉज बॉर्न इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश ऑन 4th July 1897. He was a sannyasi and he was a strong believer in justice. He believed that one should raise his voice against injustice, and therefore he waged many battles against the unlawful British policies. We can say that Alluri, he was born as a rebel and he became sannyasi, he became a monk at the age of 18. एंड यहाँ पे अलूरी सीतारामा राजू की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं फ्रीडम स्ट्रगल में, या फिर वेलफेयर ऑफ आदिवासीज़ की, ट्राइबल कम्युनिटी के वेलफेयर में जो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है. ही रोम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ एजेंसी एरिया, ईस्टर्न घाट्स का ये पूरा का पूरा रीजन है. ही यूज्ड टू रोम एज अ बाल सन्यासी and he mingled a lot with local tribal communities there. And in turn, tribals अलूरी सीतारामा राजू को एक मिस्टिक रिगार्ड के जैसे करते थे, that he would rescue them from humiliating existence at the hand of the British authorities. सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस या फिर सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो अलूरी सीतारामा राजू ने की है, he was involved in the anti-British activities in response to 1882 of Madras Forest Act. 1882 में मद्रास फॉरेस्ट एक्ट आता है. Now according to this act, जो इस फॉरेस्ट के जो आदिवासीज थे, जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, उसकी उनकी फ्री मूवमेंट उस फॉरेस्ट हैबिटेट के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दी गई. एंड अलॉन्ग विद दिस, आदिवासी एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर करते थे जिसे कहा जाता है पोदू. पोदू इज़ बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन. तो मद्रास फॉरेस्ट एक्ट के अंदर आदिवासीज़ को इवन उनका जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर था पोदू, इसे प्रैक्टिस करने से भी मना किया गया. तो यहाँ पे एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ में अलूरी सीताराम राजू इन्वॉल्व हुए in response to this 1882 Madras Forest Act. And उनका जो discontent ब्रिटिशर्स की तरफ जो था, it ultimately led to the Rampa Rebellion or the Maniam Rebellion of 1922. He played a major role. He was the leader of Rampa Rebellion and the Maniam Rebellion. Alluri Sitarama Raju. अलूरी सीतारामा राजू को निक नेम दिया गया विच वॉज मन्याम विरुदु. मन्याम विरुदु मीन्स हीरो ऑफ द जंगल.
तो उनके हीरोइक एक्सप्लॉइट्स को देखते हुए जो लोकल विलेजर्स थे, जो आदिवासी थे, दे नेम देम एज मन्याम विरिडू, द हीरो ऑफ द जंगल। इसी के साथ साथ अलूरी सीतारामा राजू गांधी जी के इन्फ्लुएंस के अंदर भी थे। ही वॉज मूव्ड बाय गांधी जीज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय दैट। और इसीलिए उन्होंने ट्राइबल्स को भी यही कहा दैट वन शुड सीक जस्टिस इन द लोकल पंचायत कोर्ट्स एंड यू शुड बायकॉट द कॉलोनियल कोर्ट्स। He was under the influence of Gandhiji's non-cooperation movement. But then, Alluri Sitarama Raju, in 1924, he was taken into police custody, where he was tied to a tree and shot by the public execution. And this effectively ended the armed rebellion. Here you can see one of the stamp that was released by the Indian government, अलूरी सीतारामा राजू। अब अलूरी सीतारामा राजू को पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद रिकग्निशन दी गई। सबसे पहले जो हमने पीछे पोस्टल स्टैम्प देखी वो रिलीज़ की गई थी, दैट वाज रिलीज्ड एट द विलेज ऑफ मोगालू, जिसे कि बर्थ प्लेस माना जाता है अलूरी सीतारामा राजू के लिए। 2022 में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्म किया जिसका नाम रखा गया अलूरी, जो कि विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया। विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट का कुछ हिस्सा एक न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया गया अलूरी। एंड नाउ रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही अनवील्ड 30 feet tall bronze statue। अलूरी सीतारामा हु इज़ अ रेवोल्यूशनरी फाइटर, इनका 30 feet लॉन्ग एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू अनवील किया गया है ऑन हिज 125th बर्थ एनिवर्सरी। एंड ये स्टैच्यू पेडा अमीराम विलेज, जो कि वेस्ट गोदावरी के पास में है, डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे इसे अनवील किया गया है। अलॉन्ग विद दिस आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हर साल 4th जुलाई को स्टेट फेस्टिवल के जैसे मनाती है। इट कॉमोरेट्स हिज बर्थ डेट एज अ स्टेट फेस्टिवल। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी विच इज़ द न्यूज़। तो आपको इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं उनका पता होना चाहिए। After this, we'll talk about the functioning of National Investigation Agency. Well, recently National Investigation Agency ने जो राजस्थान के उदयपुर में एक टेलर की जो किलिंग हुई है कन्हैया लाल, उनका जो केस है उसको टेक ओवर किया है। Now National Investigating Agency will take over the probe into this entire case. तो यहाँ से एक बार समझ लेते हैं कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या है, ये किस तरह से फंक्शन करती है। तो सबसे पहले अगर हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ओरिजिन देखें तो 2008 में 26/11 मुंबई अटैक के बाद जब पूरा वर्ल्ड, पूरा इंडिया शॉक में था, उसके बाद ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इस्टेब्लिश किया गया। ये डिसाइड किया गया कि वी नीड सच काइंड ऑफ एजेंसी। एंड देन इन दिसंबर 2008 नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बिल आता है एंड इस बिल का मैंडेट क्लियर था। इस बिल में कुछ 8 लॉज मेंशन किए गए थे कि उन 8 लॉज के ऊपर कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, कौन एजेंसी डील करेगी, दैट इज़ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और जो बेसिक फंडा था दैट वाज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन, अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, किन किन के बीच में बैलेंस लेकर आना था, अबाउट द राइट ऑफ द स्टेट, स्टेट के क्या राइट्स हैं, एंड अलॉन्ग विद दिस द ड्यूटीज़ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी ड्यूटी और स्टेट्स के राइट, इन दोनों को बिल्कुल स्ट्राइकली बैलेंस आउट करते हुए एक हमारे पास नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस्टेब्लिश की गई। इनिशियली 2008 में कहा गया ये एजेंसी सिर्फ 8 लॉज से डील करेगी एंड दैट द बिल वाज पास्ड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा, बट राइट नाउ वी हैव अ एंटायर लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस जो कि जिन केसेस में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डील करती है। हेडक्वार्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का दिल्ली में है
The mandate of the agency is to investigate all the scheduled offences. जो भी शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं, ऐसे ऑफेंसेस जो कि हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी को अफेक्ट करते हैं, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी से डील करते हैं, इंटेग्रिटी को मैटर करते हैं, हमारे कंट्री के जो फॉरेन रिलेशंस हैं उसे अफेक्ट करते हैं, ऐसे केसेस, या फिर हमारी जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो हमने साइन की हैं, एग्रीमेंट्स जो हैं, हमारे जो स्टैट्यूटरी लॉज जो हैं, जिनके थ्रू हम कन्वेंशंस, रेजोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर ऑफेंस उसके अंडर आता है तो उसको भी NIA डील करता है। इनमें बेसिकली टेरर अटैक्स, स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, ड्रग्स, फेक इंडियन करेंसी, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द बॉर्डर, इस तरीके के केसेस यहाँ पे कवर किए जाते हैं। NIA has power to search, seize, arrest and prosecute those who are involved in such kind of offences. तो यहाँ पे ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी, हमारे फॉरेन स्टेट्स के साथ जो रिलेशंस हैं उनको जब एंडेंजर करते हैं, तो इस तरह के ऑफेंसेस के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डील करती है। जुरिस्डिक्शन अगर हम देखें तो पूरे कंट्री के ऊपर ये अप्लाई होता है। अगर कोई इंडिया का सिटीज़न कंट्री के बाहर भी है उनके ऊपर भी अप्लाई होगा। कोई ऐसा पर्सन जो कि गवर्नमेंट सर्विस में है, जहाँ पे भी वो पोस्टेड है, उनके ऊपर ये अप्लाई होगा। एनी पर्सन हु इज़ ऑन शिप, एयरक्राफ्ट विच इज़ रजिस्टर्ड इन इंडिया, वेयर देर एवर दे मे बी, दे विल बी कवर्ड इनटू दिस। किसी भी पर्सन ने अगर ये कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस किया है, चाहे वो बियॉन्ड इंडिया किया हो लेकिन किसी इंडियन सिटीज़न के अगेंस्ट किया है, या फिर वो कहीं से भी इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है, तो उस केस में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का रोल आता है। किस तरह NIA किसी केस को टेक ओवर करती है, किस तरह से NIA ये प्रोब शुरू करती है, तो यहाँ पे दो तरीके हैं। हमारा जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट है, इसके सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग कोई स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि देयर इज सम केस जो कि शेड्यूल्ड ऑफेंसेस को रिलेट करता है, तो ऐसे केस में वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हैं, बेसिकली होम मिनिस्ट्री, एंड अल्टीमेटली होम मिनिस्ट्री विल टेल NIA to investigate that particular case. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सेंटर ने डायरेक्टली जो केस है वो टेक ओवर कर लिया। सेंटर सुओ मोटो भी जो केस है वो NIA को दे सकता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये पर्टिकुलर ऑफेंस की NIA की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ओपिनियन के साथ सुओ मोटो डायरेक्टली NIA को ये केस हैंड ओवर करवा सकती है। और ऐसे केस में भी स्टेट गवर्नमेंट्स को NIA को फुल असिस्टेंस देनी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी फाइंड आउट करती है कि जो शेड्यूल्ड ऑफेंस है वो कहाँ पे कमिट किया गया है, एंड इट कैन डायरेक्ट द NIA टू रजिस्टर द केस एंड टेक अप द इन्वेस्टिगेशन। शेड्यूल्ड ऑफेंसेस जब हम डिफाइन करने के लिए आते हैं, जैसे होल लिस्ट ऑफ एक्ट्स जो कि इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे कि एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, एंटी हाईजैकिंग एक्ट, suppression of unlawful act against the safety of civil aviation act, SARC convention act. So there are n number of acts जिनको कि scheduled offense में डाला गया है, जिनका प्रोब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल एक बड़े सोशल इशू से रिलेट करता है। इट इज़ अबाउट द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर्ड पर्सन इन इंडिया। And whenever we talk about the rights of transgendered person in India, what should come in your mind is the famous, the landmark NALSA case. NALSA, which is the National Legal Services Authority. This case is basically NALSA versus Union of India, जिसे बहुत famously NALSA case कहते हैं। ये काफ़ी important हो जाता है when we have to think about the rights of transgendered person in India. तो सबसे पहले
नालसा केस की जजमेंट क्या है वो बहुत ज़रूरी है जानना। इससे हमें ट्रांसजेंडर्स को क्या राइट्स मिलते हैं हमारी कंट्री में, वो इस जजमेंट से ही क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ आती है, इस जजमेंट में कोर्ट ने सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये डायरेक्ट किया था कि उन्हें जेंडर एंटिटी के लिए एक लीगल रिकॉग्निशन लेकर आनी होगी, जिसमें थर्ड जेंडर इंक्लूड किया गया। मतलब अब जेंडर एंटिटी में इट कुड बी मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर। तो पहली बार थर्ड जेंडर को लीगल रिकॉग्निशन मिलती है आफ्टर द जजमेंट ऑफ नालसा केस। ये बहुत बड़ी चीज़ है, लीगल रिकॉग्निशन फॉर द थर्ड जेंडर। Along with this, while recognizing that third gender category, सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ कही कि फंडामेंटल राइट्स जिस तरह मेल और फीमेल के लिए अवेलेबल हैं, सिमिलरली सेम डिग्री से, सेम मैनर से फंडामेंटल राइट्स थर्ड जेंडर के लिए भी हैं। तो ये क्लियर कर दिया गया that all the fundamental rights that a male or female enjoys, the same manner the fundamental rights are given to third gender as well. ये कहने से ही, ये लैंडमार्क जजमेंट में इंक्लूड करने से ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो, यू लर्न अबाउट इक्वालिटी, यू लर्न अबाउट अगेंस्ट व्हाट आर द प्रोविजंस अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। सो वो सब थर्ड जेंडर के लिए अप्लाई होता है। इसी के साथ साथ कोर्ट ने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, हर एक पर्सन का राइट है टू सेल्फ आइडेंटिफाई देयर जेंडर, इसे भी अपहेल्ड किया और कहा गया किसी भी थर्ड जेंडर पर्सन को किसी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए सब्जेक्ट नहीं किया जाएगा, कोई बायोलॉजिकल टेस्ट करवाने के लिए नहीं कहा जाएगा, अदरवाइज दैट विल इन्वेड द राइट टू प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल। तो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, अपना जेंडर सेल्फ आइडेंटिफाई करने का राइट कोर्ट ने सब लोगों को दिया। अलॉन्ग विद दिस, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्ट किया गया कि थर्ड जेंडर पर्सन्स के लिए प्रॉपर मेजर्स लेने होंगे, उनको प्रॉपर मेडिकल केयर आपको प्रोवाइड करनी होगी हॉस्पिटल्स में। पब्लिक प्लेसेस में देयर शुड बी सेपरेट पब्लिक टॉयलेट्स एंड अदर फैसिलिटीज़। एंड अलॉन्ग विद दिस, देयर शुड बी द रेगुलर like HIV or serosurveillance measures for the transgender people. तो पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे इस पॉइंट को भी कवर किया गया, उनकी हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया गया। और एक और चीज़ यहाँ पे की गई, ट्रांसजेंडर्स के लिए जो सोशो इकोनॉमिक राइट्स हैं उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया और कहा गया दैट थर्ड जेंडर पर्सन आर a socially and educationally backward class of the citizens. Third genders are socially and educationally backward class of citizen, and therefore they are entitled to reservation in the educational institutions and public employment. और इस डिसीजन में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा गया कि उनको पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए स्टेप्स उठाने होंगे ताकि ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट हो सकें, उनके साथ जो अनटचेबल्स जैसा जो व्यवहार होता है ये बंद हो सके। स्टेट्स हैव टू टेक मेजर्स जिससे कि ट्रांसजेंडर्स की रिस्पेक्ट, उनकी प्लेस इस सोसाइटी के अंदर वो रीगेन कर पाएँ। And we need to seriously address the problem of fear, shame, gender dysphoria, social pressure, depression, societal tendencies, social stigmas which are related to transgenders. So these were the most important points of the NALSA case judgment. थर्ड जेंडर को लेकर रिकग्निशन मिली, फंडामेंटल राइट्स उनके पास हैं, जेंडर की सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का राइट है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन के ऊपर ध्यान देना होगा। दे आर दी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड देयरफॉर दे डिजर्व रिजर्वेशन एंड देयर इज द स्टिग्मा एंड फॉर दैट वी नीड पब्लिक अवेयरनेस। दिस नालसा जजमेंट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ये रूलिंग अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है। दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ये एक लैंडमार्क डिसीजन है। पहली बार ऐसा हुआ
कि जो नॉन बाइनरी जेंडर आइडेंटिटीज़ थी उनको लीगली रिकॉग्नाइज किया गया, फंडामेंटल राइट्स अपहोल्ड किए गए ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए। एंड ये भी कहा गया कि किसी भी ट्रांसजेंडर पर्सन को आप कंपेल नहीं कर सकते टू डिक्लेयर दैट ईदर दे आर मेल और फीमेल, थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज किया गया। और यहाँ पे कोर्ट ने ये भी एक्नॉलेज किया कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिकग्निशन ऑफ द जेंडर आइडेंटिटी they face they face difficulty to access education, healthcare. In public places they feel discrimination, और इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उनका राइट टू वोट, सिक्योर एम्प्लॉयमेंट, ड्राइविंग लेसेंस, बाकी डॉक्यूमेंटेशन, ये सब नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पे खुद को आपको मेल या फीमेल डिक्लेयर करना है। अब क्योंकि थर्ड जेंडर को लीगल रिकग्निशन मिली, now they can avail all the facilities. यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स को बहुत ही ब्रॉडली डिफाइन किया गया। There is a very broad definition of transgender. It includes the person whose gender identity, whose gender expression or their behavior do not conform to their biological sex. More importantly, those who don't identify themselves with the sex that was assigned to them at their birth. और यहाँ पे वो persons भी, those who have experience of, those who have freely chosen the modification of their body experience either by the medical means, उनको भी यहाँ पे include किया गया। And mainly इस judgment में जो international judgments रही हैं इस particular concept को लेकर, उन सबको रिकग्नाइज किया गया। ये डिसीजन बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया एंड अलॉन्ग विद दिस यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स के जो प्रोविजंस हैं उनके ऊपर ये जजमेंट रिलाइड है एंड 2006 योग्यकर्ता प्रिंसिपल्स के ऊपर। योग्यकर्ता प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज इट्स अ डॉक्यूमेंट अबाउट ह्यूमन राइट्स इन द एरिया ऑफ सेक्शुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी। बेसिकली इंडोनेशिया के योग्यकर्ता में एक इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी ऑफ द ह्यूमन राइट्स ग्रुप, जिस मीटिंग में ये प्रिंसिपल्स आते हैं। इन प्रिंसिपल्स में सेक्शुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी को लेकर ह्यूमन राइट्स यहाँ पे डिफ़ाइन किए गए हैं। तो उनके बेसिस पे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट प्रोविजंस के बेसिस पे मेनली ऑन द सेम लाइन ये नालसा केस की जजमेंट रही है। This issue is so important because there is so many challenges that are faced by the transgender community. The first one is about discrimination. Discrimination चाहे employment में हो, educational institutions में हो, within the family हो, it severely affects the overall well-being of a person. Along with this, they are often forced to choose the gender, male or female. This pushes them into the identity crisis. ये mainly workforces पे होता है। Even though government ने Transgender Person Protection of Rights Act 2019 पास किया है, which allows that the community the right to self-perceived gender identity. अगर वो third gender है, वो है, you cannot force them to choose between male and female. Again, there is social stigma. They face a lot of difficulty in terms of property inheritance, child adoption. They are socially, ostracized. They are compelled to take up menial jobs, even if they have good qualification. And many a times they are forced into sex work. Transgender community, they have limited avenues of employment and they face severe discrimination at work. And this is mainly because of the social stigma. And also, as we said, there is lack of public amenity. पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है सेपरेट ट्रांसजेंडर के लिए, पब्लिक स्पेसेस नहीं है। एंड देन लास्टली वी शुड नीड टू नो सम इनिशिएटिव्स फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन इन इंडिया। तो सबसे पहले आपको ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के बारे में पता होना चाहिए। ये लॉ पार्लियामेंट ने पास किया है जिसका एम है कि इंडिया में ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होती है उसे एंड किया जा सके, जिसके बाद एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, इन सब के लिए वो एक्सेस कर सके। एंड अलॉन्ग विद दिस टू रिकग्नाइज द राइट ऑफ सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी। देन वी ऑल्सो हैव नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। ये काउंसिल का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना
किस तरह की पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट किया जाए, पॉलिसीज़ की इवैल्यूएशन करना, ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आना जिससे कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का वेलफेयर हो. देन यूनियन गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो planning to bring reservation for the transgender community under the OBC category in employment. Then there is this national portal for transgender person. This is a portal by Ministry of Social Justice and Empowerment. इस पोर्टल में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को असिस्ट किया जाता है फॉर अप्लाइंग फॉर अ सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी कार्ड डिजिटली एनीवेयर इन द कंट्री. एंड देन लास्टली वी हैव गरिमा गृह. ये स्कीम के तहत जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है विद बेसिक एम्यूनिटीज़ लाइक फूड, मेडिकल केयर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़. सो ये जो जजमेंट रही है और जजमेंट के बाद जो हमारे पास लेजिस्लेशन आया है, इट हैज़ बीन अ वेरी वेलकम स्टेप to mainstream the transgender community in the society and also to increase the sense of respect for the community. But still it lacks many rights like marriage, adoption, which gradually if not sooner should be granted to the community. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट अ डिजीज़ कॉल्ड एज एंथ्रैक्स. तो केरला में वाइल्ड बोर के केसेस मिले हैं, जिसके बाद केरला के हेल्थ ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है दैट देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ एंथ्रैक्स. सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एंथ्रैक्स. सो एंथ्रैक्स इज नोन एज मेलिग्नेंट पॉस्ट्यूल और वूल सॉल्टर्स डिजीज़. ये एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. इट इज़ कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रासिस. ये एक ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है. ये बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रासिस ये कॉमनली नेचुरली सॉइल में प्रेजेंट होता है एंड देयरफॉर इट अफेक्ट्स द डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड. ट्रांसमिशन की बात करें तो ये एक जूनोटिक डिजीज़ है. जूनोटिक डिजीज़ मतलब ये नेचुरली एनिमल्स से ट्रांसमिट होती है टू द ह्यूमंस. एंड people who get this disease they usually get it when they contact with the infected animal या फिर उन्होंने कोई इन्फेक्टेड एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम किया है जिसके अंदर बैसिलस एंथ्रासिस बैक्टीरिया था. तो ये जूनोटिक डिजीज़ है बट इट इज़ नॉन कंटेजियस. नॉन कंटेजियस इसलिए बिकॉज पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन के इंस्टेंसेस इस डिजीज़ में एक्सट्रीमली रेयर हैं. अगर इसकी अक्रेंस देखें तो इंडिया की सदर्न स्टेट्स में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता है, नॉर्दर्न स्टेट्स में थोड़ा लेस फ्रीक्वेंट है. आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आसाम, उड़ीसा, कर्नाटका, these are the major states जहाँ पे सदर्न स्टेट्स जहाँ पे एंथ्रैक्स की अकरेंस रहती है. अब क्योंकि ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है तो इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीबायोटिक थेरेपी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती है. बिल्कुल अर्ली कोर्स ऑफ इन्फेक्शन में से स्टार्ट करते हैं. यूजुअली पेनिसिलिन इज़ द चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक. एंड इसके अलावा जो लाइफ स्टॉक है उनकी वैक्सीनेशन की जाती है ताकि ये जो डिज़ीज़ है वो ज़्यादा स्प्रेड आउट ना करे. एंड ऑल्सो दोज ह्यूमन हु आर एट द रिस्क, जो कि जैसे कि कोई लैब वर्कर है या फिर दोज हु हैंडल द एनिमल, उनको लिए सिर्फ उनके लिए जो कि एट रिस्क इंडिविजुअल्स होते हैं, ह्यूमंस में भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है. लास्टली विल टॉक अबाउट ऑपरेशन नार्कोस. ऑपरेशन नार्कोस एक पैन इंडिया ड्राइव है अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक्स थ्रू रेल. इट इज़ लॉन्च्ड अंडर द ऑपरेशन नार्कोस नेम. इसका एम है इंडिया के अंदर रेलवेज़ को यूज़ करके जो नार्कोटिक्स की सप्लाई होती है उसके अगेंस्ट ये ड्राइव लॉन्च की गई है. इसमें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को यहाँ पे पावर दी गई है दैट उन्होंने अपनी चेक्स जो ट्रेन्स में है वो बढ़ा दे हैं. दे हैव आइडेंटिफाइड सम ब्लैक स्पॉट्स अक्रॉस द कंट्री एंड दे आर इन्वॉल्व, जिससे कि जो ड्रग पेडलर्स इस इलीगल ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व हैं उनको वो रोक पाएँ. नारकोटिक्स की स्मगलिंग एक बड़ा इशू है. इट डैमेजेस द यूथ, इट डैमेजेस द हेल्थ ऑफ द यूथ, बी इट बॉडी और द मेंटल हेल्थ. इट डैमेजेस द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री. तो यहाँ पे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा. दे आर एम्पावर्ड दैट दे कैन कंडक्ट सर्च, दे कैन सीज, दे कैन अरेस्ट अंडर द NDPS Act. So that is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.